नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, जिस आदमी को पूरे देश ने एक बार पप्पू कहा था, उस आदमी की जो भगवान ने विशेष उद्देश्यों के तहत इस धरती पे भेजा है, उसको वोट की चोरी का दोषी बता दिया है। और भारतीय चुनाव आयोग को चुनाव चोरी आयोग राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ रख दिया है। ये अलग बात है कि देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो राहुल की बात पे भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन ये भी अलग बात है कि देश में करोड़ों लोग राहुल की बात पर भरोसा करते हैं। जब राहुल ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार आने वाली थी लेकिन नहीं आई, वो इस वजह से नहीं आई, तो पूरे चुनाव जो प्रक्रिया है वो संदिग्ध हो जाती है। चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हर जगह पे राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव को चोरी किया गया है। और कल से बीजेपी के छोटे से छोटी इकाई, छोटे से छोटी आईटी सेल, हर बंदा इसी बात को काउंटर करने में लगा रहा कि राहुल जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। और ये भी देश में अजीब इत्तेफाक है कि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग पर और तकलीफ होती है भारतीय जनता पार्टी को। आयोग का काम है सेटिस्फैक्शन करना, ये बताना कि हम सही हैं, सही तरीके से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आप सबके सामने चुनाव हैं। राहुल ने वोट चोरी का, चुनाव चोरी का आरोप लगा दिया है, लेकिन देश पर इसका क्या असर पड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन पूरी चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध जरूर राहुल गांधी ने बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी कार्यक्रम में कह रहे हैं इसका मुझे व्यक्तिगत नुकसान तो होगा, लेकिन मैं इसे सहन करूंगा। वो किस चीज़ का व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है और वो क्या फैसला लेने वाले हैं, ये भी एक सोचने की बात है। लेकिन राहुल ने जो वोट चोरी, जो चुनाव चोरी कहा है, क्या आप उससे सहमत हैं? अपने विचार जरूर कमेंट करके बताइएगा। डॉक्टर साहब जी, राहुल गांधी कोई युवा तो नहीं है, पर युवाओं जैसे दिखते हैं। और अजीब बात है कि देश में एक समय पे जो बीजेपी ने उनको पप्पू घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसी पप्पू ने अब वो इतना निखर के सामने आ रहे हैं। और आप ये देखिए कि घंटों तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पत्रकारों के सवालों का भी सामना करते हैं जो बीजेपी के साथ गाए बगाए जुड़े हुए हैं। और एक अलग तरह का राहुल ये देश देख रहा है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि उन्होंने जो बातें कही हैं उनको क्या देश गंभीरता से लेगा, या चुनाव आयोग पे कोई फ़र्क पड़ेगा, या सरकार की कार्यशैली पे कोई असर पड़ना है, या फिर राहुल की ये कवायद बाकी कवायद की तरह बन के रह जाएगी? देखिए, राहुल गांधी ने जो कहा है वो कोई राजनीतिक रैली में दिया हुआ बयान तो है नहीं। उन्होंने अपनी आशंकाएं जाहिर की और चुनाव आयोग ने उनको दस्तावेज प्रोवाइड कराए। उन दस्तावेजों का एनालिसिस उन्होंने किया, 6 महीने उसमें लगे। उनकी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता उसमें जुड़े होंगे और उसके आधार पे जो कुछ उन्हें मिला उसका प्रेजेंटेशन उन्होंने करा, पीपीटी प्रेजेंटेशन किया। तो राहुल गांधी अपनी तरफ से तो कुछ कह नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन की रिएक्शन ये है कि आप ये चीज़ें हमें एफिडेविट पे लिख कर दो, हलफनामा दो कि ये चीज़ें हम ये आरोप लगा रहे हैं। अब ये क्यों पूछा, ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि जब वो हलफनामा देंगे तो ऐसी प्रोसेस है कि हलफनामा देने वाले व्यक्ति पे अगर आरोप झूठे सिद्ध हुए तो उस पर मुकदमा चला जाएगा विभिन्न धाराओं में। इसमें एक धमकी छुपी हुई है। इलेक्शन कमीशन बखूबी जानता है कि जो निष्कर्ष राहुल गांधी ने निकाले हैं वो ठीक है, सच है। हाँ, तो पता है उनको, उन्हीं के दस्तावेज तो हैं। नहीं तो चुनाव आयोग उन चीज़ों पे सवाल उठाता। अब देखिए, लोग बहुत बारीकियों में नहीं जाते, वो छोटी छोटी चीज़ों पे जाते हैं कि एक कमरे में 80 लोग रह रहे हैं, है ना, या 1.5 लाख लोगों वोट हटा दिए गए हैं, एक ही नाम पे 8, 10 या 20 वोट बन रहे हैं और वो जगह जगह वोट दे रहा है। आम आदमी इस तरह से चीज़ों को समझता है और इन चीज़ों का लोगों में असर हो रहा है। 80 साल के लोग पहली बार वोट पर होगा, ताज्जुब होगा।
और वो जो चीज़ कह रहे हैं ऐसी चीज़ें उनके इर्द गिर्द देखने को मिल जाती हैं। किसी गांव में या मोहल्ले में उनको ये अनुभव होता है कि फलाने का वोट काट दिया, अमुक का। नहीं, आप ये देखिए, मैं आपको रोक रहा हूँ। हाँ। जो रोहतक में घर है अपना, उसमें मेरा और मेरी पत्नी को छोड़ के कुल 12 लोगों के वोट बने हुए हैं। वो 12 लोग कौन हैं मैंने आज तक नहीं देखे हैं जी। और वो वोट कास्ट भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं व्यापक स्तर पर धांधली हो रही है। और राहुल गांधी ने खुद ये कहा है कि हमें कब से शक पैदा हुआ, फिर हमारे शक की पुष्टि हुई, उसके बाद में हमने चुनाव आयोग से ये कहा। अब सवाल, जैसा आपने अपनी बातचीत में कहा कि आरोप लगते हैं चुनाव आयोग पे और बचाव में आती है भाजपा। तो ये भी अपने आप में बड़ा संगीन सवाल है कि भाई आपको क्या परेशानी है। सरकार ये कहे कि चुनाव आयोग जवाब दे, हमने क्या लेना देना इस बात से। चुनाव आयोग और क्लियर करे इस बात को। चुनाव आयोग के लिए तो भाजपा, कांग्रेस या कोई भी दल है वो बराबर है जी, उनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं। तो सरकार बल्कि ये आग्रह कर सकती है चुनाव आयोग से कि भाई ये आरोप लग रहे हैं, स्थिति साफ करो जी। लेकिन ये तो भाजपा उनके बचाव में आ गई। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि चोरी यहाँ नहीं है, चोरी तो राहुल गांधी के दिमाग में चिप चुरा ली गई है। इन सारी चीज़ों से लोगों में और ये भरोसा पुख्ता होता जा रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और देखिए, जब आदमी की साख खत्म हो जाती है ना, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो फिर लोग सवाल करते हैं तरह तरह के। शुरुआत कहाँ से हुई है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष बनेगा, आयुक्त बनेगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का रहना अनिवार्य है उस कमेटी में जो इसको बनाएगी। सरकार ने उसको मना कर दिया कि हम नहीं बनाते। मना करने, अगर वो ईमानदार होती सरकार तो उसको क्या डर था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें है, इसमें क्या दिक्कत है। धनखड़ जी ने शायद उस पर कहा था कि जरूरत नहीं है क्या। तो अगर सीजेआई उस कमेटी में है तो ये तो और भी अच्छी बात है सरकार के लिए। जितना पारदर्शी अगर होता तो आज ये आवश्यकता नहीं पड़ती इस कहने की। लेकिन अगर आपने चुनाव आयोग तो आपकी ही मर्जी का हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट के जो सुझाव था उसको भी मानने से इनकार कर दिया। और उसमें ये तय किया कि किसी भी स्थिति में लीडर ऑफ अपोजिशन को तो आपने रखना ही है, लेकिन बहुमत उनका हो, मुख्य प्रधानमंत्री हो और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक सदस्य हो, तो 2-1 में। तो एलओपी के विरोध करने या ना करने, उसके होने ना होने का कोई असर नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आपकी क्रेडिबिलिटी को, आपकी साख को धक्का तब लगा जब आपने इस प्रावधान को ख़त्म किया। तो आप तो पहले दिन से ही डाउटफुल हैं। उसके बाद में जो ये ज्ञानेश कुमार आए हैं, ये तो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे अमित शाह के, लंबे समय तक उनके बड़े गहरे रिलेशन है। पहले, उससे पहले राजीव कुमार थे। तो ऐसे लोगों को लाया जा रहा है इन पदों पे जो बिल्कुल एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह काम करते हैं और सरकार के या भाजपा के हितों की पूर्ति करते हैं। ये सिद्ध हो चुका है। और इस चीज़ को भारत के लोग तो मानते ही मानते हैं, आप उनको तो छोड़ दिए जो उनके समर्थक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गंभीर राजनीतिक लोग हैं वो भी इस चीज़ को अंदर से मानते हैं, वो भले ही ना कहते हों, ये अलग बात है। अब सवाल ये होता है कि मिर्ची क्यों लगती है भाजपा को। वो कहते हैं राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं। राहुल गांधी हैं क्या, पहले हमें इस चीज़ को, बुनियादी बात को समझ। राहुल गांधी हैं कौन। राहुल गांधी इस देश की उस पार्टी, मतलब एलओपी है पूरे विपक्ष के, जिसमें जितने सदस्य सत्ता पक्ष में हैं उससे थोड़े ही कम है। और विपक्ष को एक जिम्मेवारी दी गई है, एलओपी को एक जिम्मेवारी दी गई है कि वो देश की भावनाओं को रिफ्लेक्ट करे, उसके असंतोष को बताए। तो राहुल गांधी वो काम करे। सपोज करो अगर राहुल गांधी सदन में ना होते, वो हार गए होते चुनाव, तो वो एलओपी भी नहीं बनते। तो आज राहुल गांधी के कहने का क्या अर्थ होता, कुछ भी कहते रहो। तो ये जो सवाल उठता है कि राहुल गांधी पे व्यक्तिगत आप हमले शुरू कर देते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी में दिमाग नहीं है, झूठ बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस देश की खाते हो उसका आपको ये होना चाहिए, और सच्चा भारतीय, और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं ना वो ला कर सामने खड़ा कर देंगे। चूँकि भाजपा को लगता है कि जब इस तरह का व्यक्तिगत हमला होगा तो राहुल गांधी बचाव की मुद्रा में आ जाएंगे। लेकिन आप देखिए, शेर का बच्चा कभी डरता ही नहीं, काम ही नहीं है कोई डरने। 11 साल हो गए सर। हाँ, दुनिया के सबसे विशाल और नॉन बायोलॉजिकल आदमी का फायदा ये हुआ है, उसका फायदा ये हुआ है कि अब जो लोग उनके विरोधी भी थे अब तक
भारी संख्या में। अब वो सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये आदमी से ये उम्मीद की गई थी कि ये डर के भाग जाएगा, इटली चला जाएगा, लंदन चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, घर परिवार सब छोड़ देंगे, है ना, और कुछ नहीं है, पागल है। लेकिन वो आदमी इन सारी तथाकथित खूबियों के बावजूद जो प्रचारित की जा रही थी, पूरे जम के टक्कर लेता रहा। तो ये आदमी का स्वभाव है कि जो लोग ये आशा रखते हैं कि ये भाग जाएगा, जब उनको लगता है कि नहीं जा रहा, 4-6 महीने, साल, 2 साल बाद, एक चुनाव के बाद, लेकिन जहाँ से टच समझ नहीं हो रहा, अंगद के पाँव की तरह उसने रखा हुआ और हिल नहीं रहा बिल्कुल भी। तो अब लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि यार क्या है ऐसा। तो मैं आपको बताऊं, जो ये उनके जो विरोधी हैं ना, उसका एक बड़ा हिस्सा राहुल गांधी के साथ सहानुभूति रखने लगा। उनको ये लग रहा है कि तुम्हारी सोच गलत थी। देश तो पहले है, ये माहौल बनाया गया था। वो राहुल गांधी खुद कहते हैं हजारों करोड़ खर्च करके मेरे पे मेरी छवि खराब की गई, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। एक बहुत साधारण सी चीज़ है, और उदाहरण देख लो ना, कि राहुल गांधी ने कहा कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। लोगों ने, जो थोड़े भी समझदार लोग हैं, उन्होंने ये देख लिया कि ये बयान उनका नहीं, ये मोदी का बयान था। अब देखो हमारी आंखों के सामने है। तो जैसे ही ये आरोप इस तरह के लगने शुरू हुए, आप देखिए कि इस देश में एक चीज़ पैदा होगी, फैक्ट फाइंडिंग, कि वायरल की सच्चाई पता करो, ये करो, ये पता करो। तो उसमें आदमी साइंटिफिक लेवल पर बहुत सारी चीज़ें करता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो अब पता ये चल रहा है कि जिन माध्यमों से, जिन दुष्प्रचार के जरिए राहुल गांधी को पप्पू घोषित करने की कोशिश की गई थी, उनमें तो दम ही नहीं था कुछ, बल्कि वो तो उल्टा काम हो रहा है। और इस बीच में धीरे धीरे मोदी जी एक्सपोज होने लगे। जैसे ये लगता था कि बहुत धारा प्रवाह और बड़ी अच्छी भाषण करते हैं, जुबान लटकाने लगे। अब पता चल गया लोगों को कि अगर वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है तो वो नहीं बोल पाए। पहले तो इस देश में लोग ये भी नहीं जानते थे कि सामने कुछ लिखा है और उसको पढ़ के बोल रहा है। टीपी नाम की कोई चीज है, टीपी दिखता ही नहीं था। तो हमें भी शुरुआती दौरों में शीशे से लगे दिखते थे, वैसे ही बोलते हैं। तो अब उनको पता चला कि वो बोलते बोलते रुक गए और उन्हें पता ही नहीं अगली लाइन क्या बोलनी है। दूसरे, उनका जो भाषाई कौशल था वो विदेशों में दिखने लगा क्या है। और तीसरे लोग, उनकी मजाक सारी उड़ने लगी। और रही से ही कसर उनके परम प्रिय मित्र ट्रंप ने पूरी कर दी। तो वो उपहास का पात्र बन गए, लाफिंग स्टॉक बन चुके हैं। अब लोग, उल्टा काम होने लगा है कि उनकी किसी भी बात पे लोग अब भरोसा नहीं करते। उनको लगता है यार पता नहीं क्या अजीब। हाँ, मतलब थोड़े बहुत वो भक्त टाइप के लोग छोड़ दें, हाँ, तो जो ठीक ठाक लोग इस देश के हैं वो मतलब उनको 2 मिनट नहीं सुन सकते। अब ये उन्होंने कह दिया कि मेरा व्यक्तिगत नुकसान। भाई व्यक्तिगत तो आपका कुछ है ही नहीं, आपके पास आप व्यक्ति तो हो ही नहीं। आप तो हजारों बार ये कह चुके हो कि मैं खुद कुछ करता ही नहीं, मुझे तो ईश्वर ने भेजा, उसी के विधान के अंतर्गत मैं आ रहा हूँ, उसकी कोई बड़ी परियोजना है, उसका मैं हिस्सा हूँ, वही मुझसे करा रहा है। यानी देखिए कितनी समझदारी से अपने आप को मुक्त कर लिया कि जब कोई ऐसे सवाल उठेंगे, भाई आपने क्यों क्या बोलेगी, वो जाने क्यों करा ना, वो जाने, है ना। तो अब धीरे धीरे लोगों के सामने, और कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने 50 मिनट तक वो प्रेजेंटेशन किया है, ठीक है, और उसके बाद में सैकड़ों पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। एक ने कहा कि एफिडेविट का कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं जो कह रहा हूँ आप उसको ओथ के रूप में देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ वो पब्लिक की जुबान है। हाँ, तो इनको तो अकल है नहीं ना, इनको अकल नहीं है। तो अब ऐसे फंस गए हैं ये अपने जाल में कि देखिए जो जाल फैला, वो कहते हैं ना कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता वो गिरता उसी में है। ये जाल जो इन्होंने बिछाया था, अब ये इसमें खुद ट्रैप होकर रह गए। एक देश एक चुनाव तो शिकूफा ये क्यों कराएंगे एक देश? कल से मैं कह रहा हूँ कि जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल शाम तक ही 1 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके थे। आज किसके दौर में किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 करोड़ लोग देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं। फिर लोग ये तुलना करते हैं कि यार मोदी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। ये आदमी 1.25 घंटे तक, 1.5 घंटे तक लगातार प्रेजेंट कर रहा है चीज़ों को, प्रेजेंट कर। और इस चीज़ की तारीफ कौन करेंगे? जो पीपीटी के महत्व को जानते हैं, वो जो पढ़ा लिखा युवा तबका है, वो ये कह रहा है कि ये फिगर रख रहा है जी, ये पप्पू कैसे हो सकता है आदमी? आप खड़े होकर कर दो ना किस तरीके से। और इतने बड़े डेटा को पूरे ढंग से कंक्लूड करना और बताना सारी की सारी चीज़ें, और उसके बाद में पत्रकारों के जवाब दिए उन्होंने लगातार। तो अब देश में ये धारणा बदलने लगी है पप्पू वाली, इससे तो वो राहुल गांधी उभर चुके हैं। लेकिन समस्या यही है कि जो साजिशकर्ता लोग हैं वो अब पूरी ताकत से और लगेंगे कि उनके पास कोई एजेंडा है ही नहीं। और बात कहीं की है
एक चीज़- जवाब कहीं और देना शुरू हो जाएगा बिना मतलब। अरे भाई यह सीधी सी बात है, इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि वो इंश्योर करे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, आप नहीं कर रहे। तनख्वाही सी बात के लिए टीएन सेशन से यही पूछा गया था कि अब देश में, पहले उनके दौर में बूथ कैप्चरिंग बहुत होती थी और जो कमज़ोर तबके के लोग थे वोट नहीं डाल पाते थे, तो उन्होंने कहा जी आपने ये सारी व्यवस्थाएं कैसे कर दी? तो उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया कि मेरी ड्यूटी में ये लिखा है टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मॉडलिटीज़ नहीं लिखी कैसे कराने हैं, लक्ष्य साफ है कि मैंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हैं, विधियां मैंने तय करनी है। तो उन्होंने वो करी। कमजोर ये लोगों विधियां के तय लिए, कर रहे हैं कि कमजोर कैसे लोगों वोट के लिए बैलेट चोरी बॉक्स करना है। उनके मोहल्लों में रखे गए ताकि उनको मूवमेंट न करनी पड़े। और एक चीज़ मैं बताऊं अपने दर्शकों के लिए कि ये बीमारी जो है, थोड़ा सा लोगों को चैन भी पड़ जाएगा कि कांग्रेस को कह दिया, ये बूथ कैप्चरिंग की जो कंसेप्ट है ये कांग्रेसियों ने करी थी, शुरुआत वहीं से हुई थी। पहली बूथ कैप्चरिंग रिकॉर्डेड इंडियन हिस्ट्री में 1957 के चुनाव में है, वो बिहार के बेगूसराय जिले में हुई थी पहली। उसमें भी लोग मतभेद करते हैं कि ये बूथ कैप्चरिंग टेक्निकली थी कि नहीं। बोले क्यों? हुआ ये था कि जो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट था एक, और एक कम्युनिस्ट पार्टी का था। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जब पता चला कि पास वाले गांव से बहुत भारी संख्या में लोग वोट डालने आ रहे हैं, बैलगाड़ियों से आते थे, तो उन्होंने उनको रोक लिया। जाके कांग्रेस के कैंडिडेट के समर्थकों ने उनको वोट नहीं डालने दिए। बूथ कैप्चरिंग की डेफिनेशन ये है कि आपने मतदान केंद्रों में कुछ किया हो। तो देखिए तरीका तब भी वो था, ये 1957 से पहले नहीं थी बीमारी। तो 57 में ये जो शुरुआत की है वोट चोरी की, वोट डकैती की, ये कांग्रेस पार्टी ने ही की। उसके बाद में 1977 तक चीज़ें ऐसी ही चलती रही 20 साल, और पहली बार 1977 में ईवीएम का प्रपोजल सरकार के सामने रखा गया, जो जाके बाद में बहुत बाद में शुरू हुआ। पूरे प्रोसेस से सारी चीज़ें निकली हैं। तो कांग्रेस ने ही ये सारी चीज़ों की नींव डाली है। लेकिन अब नए टूल्स जैसी भाजपा को मिले तो इन्होंने जो, क्या मैं जो कहता हूँ ना कि ऐसा कोई पाप नहीं जो कांग्रेस ने नहीं किया, जेब से निकाल लिया। और भाजपा ने ऐसा कोई पाप नहीं जिसकी पुनरावृत्ति बड़े पैमाने पर ना की हो। तो ये अपनी कर रहे हैं सारे के सारे। लॉजिक इनके होते हैं, आम आदमी से पूछो इनके समर्थक से कि साहब पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था। तो इतने कमजोर तर्कों के साथ में एक इतनी बड़ी पार्टी अगर इस तरह की हरकतें जनगणना क्यों नहीं करा रही जी? जनगणना इसीलिए नहीं करा रहे ना, ये सारे डाटा आ जाता सामने। आप ही देखो ना, 65 लाख आपने मतदाता बिहार से हटा दिए। आप सिर्फ हटा रहे हो, जोड़ तो कोई भी नहीं रहे, हटाने पर लगे हो। और ये सब जगह ही, हरियाणा में भी हुआ है। हरियाणा में तो आंखों के सामने ही है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सरकार में थोड़ा भी नैतिक साहस हो तो वो आगे बढ़ के ये कहे कि राहुल जी आप परेशान मत होइए, हम आपको बनारस का डेटा दे देते हैं प्रधानमंत्री। हाँ दे दो, है ना। सर एक बात बताइए, आरटीआई से जो चीज़ कागज पे लिख के दे रहे हैं वो पेन ड्राइव में क्यों नहीं दे सकते सर? अगर फेयर एंड इलेक्शन चाहता है चुनाव है तो वो उसको तो ऐसे आलोचक चाहिए, कह दो ये लो पूरे देश का मतदाता सूची और हमें बताओ कहाँ गड़बड़ है, इसमें क्या दिक्कत है बताने में? तो आप तो गलत उम्मीद लगा रहे हो ना आप गलत लोगों से। उन्होंने ये थोड़ी करना, उन्होंने तो उसको पकड़ा दिए हुए 6-6 फुट 7-7 फुट के। भाई जो चीज डिजिटल है जी, आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर हैं वो 1 मिनट में, मतलब राहुल गांधी कह रहे थे कि 15 मिनट में पूरे देश की गड़बड़ी बताई जा सकती है। तो उसमें 6 महीने लगे उनको, उस काम में एक विधानसभा में और कई सौ लोग उसमें इन्वॉल्व करने पड़े। चुनाव आयोग को देनी चाहिए पेन ड्राइव में, लोग कहते हैं। और चुनाव आयोग कहता है कि हम तो 6 महीने बाद सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय कौन करता है? यही करते हैं जी, गलत आदमी करेगा ना। वीडियोग्राफी, जब वीडियोग्राफी देनी ही नहीं है तो फिर करवा क्यों रहे हो? हाँ, तो ये इलेक्शन कमीशन भारत का पूरी तरीके से डाउटफुल हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सवालिया निशान तो उसकी साख पे उठ रहे हैं कि वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ बन के रह गया है, सेल है ये, पॉलिटिकल सेल, इलेक्शन कमीशन। हाँ, कोई कह रहा था कि अब तुम अलग से दफ्तर क्यों चलाते हो, बीजेपी दफ्तर में ही शिफ्ट कर लो। हाँ, ये और भी आसान रहेगा, है ना, ये और भी वो पूछ के कर रहे हो, इससे अच्छा वहीं बना लो अपना ही। अब देखिए आम आदमी प्रश्न पूछता है कि यार आप कांग्रेस को करप्ट कहते हो, कांग्रेस ने कभी ये दावा भी नहीं करा कि हम करप्ट नहीं, आज तक मुझे बता दो कुछ। ये तो खुद को राष्ट्रवादी लोग कहते हैं जी। वो कहते हैं हम भ्रष्ट रहे, 70 साल हमने शासन किया, आज तक हमारे पास ढंग के दफ्तर नहीं है जहाँ हम बैठ जाएं, और तुमने 5 स्टार होटल की तर्ज पर बना रखे हैं। एक बुनियादी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। सबको पता है
कि आरएसएस एक अनरजिस्टर्ड बॉडी है, आप उसको किस आधार पर तमाम सुविधाएं दे रहे हो? कैसे बीचों बीच दिल्ली में झंडे वालान में उनका अपन सितारा ऑफिस बन जाता है? और कांग्रेस की कमजोरी ये बड़ी है मेरी, क्या कांग्रेस इतने टाइम राज किया, उन्होंने पता नहीं था कि अनरजिस्टर्ड बॉडी है? कभी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तो ये कांग्रेस आज जो पिट रही है ना, इसके भी लोगों को सहानुभूति कम इसलिए कि आपने इन चीज़ों को प्रमोट किया। उन्हें ये लगता था आरएसएस पे हमला हुआ तो हिंदू हमसे नाराज हो जाएगा, है ना। अब वो कल्याण सिंह, एक मैं देख रहा था वीडियो में, बता रहे थे कि यार हमने क्या करा है राम मंदिर में? ताला खुला नेहरू के टाइम में, शिलान्यास हुआ राजीव गांधी के टाइम में, मंदिर टूटी, वो मस्जिद टूटी नरसिम्हा राव के टाइम में। बोलो बनाया तो इन्होंने राम मंदिर। अरे सच्चाई भी है, बनाया है, बनाया, लेकिन उसका क्रेडिट नहीं ले पाए, डरते थे। मंदिर तो इन्होंने सब बनाए हैं जी, स्कूल को उन्होंने नहीं बना अपनी पाए। मजबूरी में बनाया कि एक दौर ऐसा आ गया था भारत की राजनीति में कि जो टर्म आती ना सॉफ्ट हिंदुत्व और एक कड़ा हिंदुत्व है, तो राजीव गांधी के टाइम में आगे हालात ये बन गए थे 80 के दशक में कि आपको हिंदू नाराज ना हो जाए, इसलिए आप कुछ उपाय करो, ठीक है ना। लेकिन जो भाजपा का हिंदू है वो तो इतना कट्टर है कि आप कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको जूत मारो 400। वो इन चीज़ों को नहीं मानता। और कांग्रेस के जो ये, कांग्रेस ने कभी ये तर्क, कांग्रेस तो नहीं कहती कभी ये कि हमने बनवाया मंदिर, उनको डर है अंदर से। मैं तो कहता हूँ उनको आगे आके क्रेडिट लेना चाहिए कि भैया हमारी तो 3 पीढ़ियाँ नेहरू से लेकर राजीव तक खप गई राम मंदिर के निर्माण में, क्या दिक्कत है? लेकिन बस वो एक डर उनके अंदर भी नहीं। अब देखो, पहले राहुल ने क्या किया जी, राहुल ने मोदी जी को कॉपी करने की कोशिश की, मंदिरों मंदिरों में खूब घूमे हैं वो। हाँ, फिर उनको लगा कि ये राह ठीक नहीं है। मुझे लगता है देखो, शुद्धि उनका मतलब बौद्धिक रूप से अलग अलग चरणों से गुजर रहे हैं। फिर उनको लगा यार ठीक नहीं है ये चीज़, तो इनको कॉपी करने से मुझे क्या हासिल होगा। जब तक वो कॉपी कर रहे थे तब तक उन्हें पप्पू भी समझा गया। हाँ, अब तो वो कॉपी भी नहीं करता इनको, है ना। अब ये देखिए, एक तरफ वो सूट बूट वाला आदमी है, दिन में पता नहीं 3 कपड़े बदलते हैं, 4। एक ही ये बंदा टी शर्ट और पैंट में। हमारे रणदीप सुरजेवाला ने उनका गोत्र बताया इस देश को कि दत्तात्रेय गोत्र से आते हैं, है ना। इतने इतने उनके शुभचिंतक नेता हैं भाई। यार चलो, उन पर तो भाजपा का आरोप है पप्पू होने का, तुम उस सेना का हिस्सा क्यों बन रहे हो? तुम तो समझा दो। लेकिन अब मुझे लग रहा है ठीक लाइन पकड़ रहे हैं। इनको रत्ती फर्क नहीं पड़ता कौन प्रधानमंत्री है, क्या बीजेपी स्ट्रॉन्ग हो गई है, ये बंदा अपनी राह पे चल रहा है जी। नहीं, उसे कोई चिंता नहीं उस बात की। और उनके बहुत कई क्षेत्रों में ऐसा कहा जाता है कि उस आदमी को ये भी इच्छा नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। खुद तो वो कहते हैं लोग आदतन हिंदुस्तान के भरोसा नहीं करते, सच पे भरोसा कभी नहीं करते, झूठ पे करते हैं। या लफाज लोग कामयाब होते हैं और जो ईमानदार है अपने विचारों के प्रति, उनकी कोई कदर होती नहीं इस देश में। लेकिन अंदर से उसने, जब राहुल गांधी आए थे शुरुआती दौर के ही आप उनके भाषणों की समीक्षा करो तो आपको पता चलेगा, उन्होंने ये कहा था कि मैं केवल परिवार की वजह से नेता बनूं ये मुझे स्वीकार नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा कि सब ड्रामेबाजी है, सब नाटक है, चूंकि लेकिन अब तो साबित कर रहे हैं खुद को। अगर वो नेता कभी जिंदगी में मौका, हालांकि मुझे नहीं लगता मोदी जी किसी को मौका देंगे, लेकिन अगर मान लो मौका मिलता तो उन्होंने तो संघर्ष ही किया इस पद के लिए। तो हाँ, नहीं वो कर्म कर रहा है अपने हिसाब से जो कुछ कर रहा है। और देश अब अकेले आए, बताओ ना, व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत नुकसान की बात होगी। राहुल गांधी का क्या व्यक्तिगत नुकसान है भाई? नहीं, कुछ नहीं है। बकौल भाजपा, उनके पास में इतनी संपत्ति है सोनिया गांधी के कि जो भारत की अंक प्रणाली है ना, उसमें नील, शंख, पद्म सब खत्म हो जाते हैं। तो राहुल गांधी की सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? तो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? राहुल गांधी तो आज भी अपना शहनशाही जिंदगी अगर वो जी रहा है तो जीता रहेगा, कि दुनिया के किसी भी कोने में जाके रह ले वो आराम से, उसे क्या दिक्कत आ रही है? तो व्यक्तिगत नुकसान तो ना उनका है, ना व्यक्तिगत नुकसान हमारे नॉन बायोलॉजिकल का है। व्यक्तिगत नुकसान तो इस देश की जनता का, जो रोज पिस रही है, रोज पिट रही है लगातार। अब ये लोग खुद तय करें। खास बात ये है, पिट रहे हैं और पता भी नहीं है पिट रहे हैं, खुशी खुशी पिटने में आनंद आने लगता है। कई एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि पिटने में ही आनंद आता है ना। उनको मतलब एक अलग तरह के नशा है दुनिया में ना। तो बस वो अपने चले जा रहे हैं। अभी अमित शाह ने उसमें नहीं कहा था, मैं ये मान ही नहीं सकता कोई हिंदू आतंकवादी हो सकता है। अब वो जो सेक्रेटरी हैं उस समय के, उन्होंने कहा कि जो आजकल इनके सांसद हैं वो RK सिंह की, उसका बयान था
कि मालेगांव विस्फोट में ये लोग मिले, ये शब्द उसने कौन किया था, भगवा आतंकवाद। खैर दोस्तों, राहुल गांधी तो बोलते रहेंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनका काम है बोलना। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि 11 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं हुई है उनकी, और एक लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं जो अनस्क्रिप्टेड घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना करते हैं। बंदे की बातों में सच्चाई दिखती है, लेकिन ये भी सच है कि अभी उनका कोई फ्यूचर नहीं दिखता है, क्योंकि देश के करोड़ों लोग अपना भाग्य तय करने के लिए या तय कर चुके हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद की अंतिम किरण तक हमें इस देश के साथ रहना है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल लोग जो होते हैं वो कभी कभार ही सत्ता में आते हैं। इलेक्शन कमीशन का पूरा ये कह दीजिए कि उनको बेनकाब उन्होंने कर दिया है, और अगर थोड़ी बहुत भी उनमें गैरत बची है तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा दे दें, क्या दिक्कत है, पेन ड्राइव में देना है, साफ साफ साबित हो जाएगा। यही मकसद है। आने वाले समय बहुत हमले बढ़ते जाएंगे। आप देखना, अब राजनीतिक बहुत उथल पुथल के दौर से पूरी दुनिया भी गुजर रही है और भारत भी गुजर रहा है। बहुत कुछ देखेंगे आप आने वाले समय में। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।